Hello everyone, welcome to GS with Concept Classes। बीपीएससी 67 प्रीलिम्स और बीपीएससी सीडीपीओ के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, इसके लिए आज से हम लोगों ने सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। इकोनॉमी को कवर करने के लिए हम लोग दो प्रोसेस को अपनाएंगे। फर्स्ट प्रोसेस जो होगा, जितने भी इकोनॉमी के जो ट्रेडिशनल टॉपिक होते हैं जैसे नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन सिस्टम, बैलेंस ऑफ पेमेंट इत्यादि जो टॉपिक होते हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तथा इसके सेकंड पार्ट में हम लोग एक साल के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम जनवरी 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है जनवरी 23 तारीख को होने वाला है, तो एक साल के करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। इतने कवर कर लेने के पश्चात अगर क्वेश्चन बीपीएससी स्तरीय पूछती है तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन टच कर जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाने की स्थिति में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सही तरीके से इकोनॉमी को पढ़ लिया जाए। ठीक है, सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कितना हो पाएगा वो बात की बात होगी। ठीक है, आज जो हमने फर्स्ट चैप्टर जो लिया है वो अर्थव्यवस्था एक नज़र में लिया है, यानी इकोनॉमी एट ए ग्लांस। ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को हमने ले लिया है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन। जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था यानी किसी भी इकोनॉमी का जब हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है, जब उस अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का जब हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र में किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, आप वहाँ पे करेक्ट टिक कर पाएंगे। अब आप देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग किसी विशेष फर्म का स्टडी नहीं करते हैं, किसी विशेष परिवार की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन नहीं करते हैं, व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम की बात नहीं करते हैं, व्यक्तिगत उद्यम यानी किसी भी पार्टिकुलर या पर्सनल इंडस्ट्री का या एमएसएमई उद्योग का हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए क्या मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तब आप लोग ऑप्शन में टिक कीजिएगा कि नहीं, इन सारी चीज़ों का स्टडी नहीं किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में तो स्टडी किस चीज़ का किया जाता है, तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग राजकोषीय नीति का स्टडी करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई जो बैंक का जो मौद्रिक नीति है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सारे चीज़ों को स्टडी करते हैं। राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग बजट का अध्ययन करते हैं। मुद्रास्फीति, जो महंगाई जो बढ़ती है वो मुद्रास्फीति के तहत बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन, अपस्फीति इत्यादि जो टर्म है, इन सारे टर्म को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो के तहत स्टडी करते हैं। इसके पश्चात सरकार की बजट, भुगतान संतुलन, ठीक है, विनिमय दर, ठीक है, मुद्रा आपूर्ति और साख सृजन, इकोनॉमी में मुद्रा की आपूर्ति किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से साख का सृजन हो रहा है, क्रेडिट का कैसे क्रिएशन हो रहा है, इस चीज़ का भी स्टडी करते हैं। रोजगार का अध्ययन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का अध्ययन करते हैं। तो इन सारे घटकों को हम लोग किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत स्टडी करते हैं।
तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत किस चीज़ का स्टडी किया जाता है, तो अगर इसमें से ऑप्शन दिखाई पड़े तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगर इसमें से सारे ऑप्शन अगर आपको दिखाई पड़े तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार देखिए क्या है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार में हम लोग नियंत्रण के आधार पे हम लोग स्टडी करेंगे। उदारवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम लिबरल इकोनॉमी कहते हैं। देखिए इसी उदारवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक भी कहते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित हस्तक्षेप के सिद्धांत लेसस फेयर पर आधारित है। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये किस पर आधारित है, तो हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है, लेसस फेयर के सिद्धांत पर। और इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, तो एडम स्मिथ थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके किसके नियम पर आधारित है, तो एडम स्मिथ के नियम पर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि निजी क्षेत्र ही उत्पादन वितरण तथा धन के विनिमय पर नियंत्रण रखते हैं। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कोई कंट्री है और उसमें कोई उद्योगपति है, पूंजीपति वर्ग है, तो उत्पादन पर, उस वस्तु के वितरण पर कि उस वस्तु का मार्केट में कैसे वितरण किया जाए, उस इकोनॉमी में धन का कैसे संचरण किया जाए, क्या विनिमय रेट होना चाहिए। जैसे हमारी इकोनॉमी में क्या एक्सचेंज रेट है मुद्रा का, रुपया का डॉलर की तुलना में, ये तो मार्केट तय करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, धन के विनिमय पर नियंत्रण कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर। इस पर सरकारी नियंत्रण न्यूनतम होता है। इस पर क्या होता है, सरकारी नियंत्रण न्यूनतम होता है। कहने का मतलब है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का नियंत्रण न्यूनतम होता है, प्राइवेट सेक्टर का जो नियंत्रण है, कंट्रोलिंग ज़्यादा होता है। वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण पर किसका नियंत्रण होता है, प्राइवेट सेक्टर का। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि जब प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ में कंट्रोलिंग रखेगी तो उसका क्या उद्देश्य रहेगा, समाज कल्याण का, नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा जो कमी है वो ये है कि इसमें पूंजीपति वर्ग अपने व्यक्तिगत हित यानी पर्सनल प्रॉफिट को लेकर के काम करते हैं। उनका उद्देश्य कोई सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करना नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह हम लोग आएंगे नेक्स्ट की तरफ। जैसे हम लोग देखेंगे सम एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को पहले पढ़ने के पहले इस हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है कहाँ कहाँ पर है, तो अमेरिका में, ब्रिटेन में और फ्रांस में। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन तथा वितरण पर सरकारी नियंत्रण रहता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में किस पर नियंत्रण रहता है, सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। भूतपूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम समाज कल्याण होता है और इसमें जो कंट्रोलिंग करती है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सरकारी नियंत्रण होता है, इसमें किसी प्राइवेट सेक्टर का कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है। ओके, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। थर्ड नंबर पे है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है
कि ये उदारवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का सम्मिलित रूप है, अर्थात सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र का विकास में योगदान देते हैं। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ पिछड़े वर्गों का भी कल्याण होता है। इसकी संकल्पना ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित है और इसका एग्जाम्पल जो है भारत है। कहने का मतलब है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो इसकी विशेषता के आधार पे बनेगा। आपसे बोला जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता इसमें सही है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों का मिश्रित रूप है। और इसमें दोनों सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर मिलके काम करती है और इसमें व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी तो काम करते हैं ना। ठीक है। और पिछड़े वर्ग का कल्याण भी, जैसे हमारे देश में देखा जाए तो क्या अंबानी ग्रुप को, टाटा ग्रुप को अपने देश के किसी भी क्षेत्र में क्या इंडस्ट्री बैठाने का अधिकार नहीं है? अधिकार है। अगर वो कंपनी अधिनियम के सारे रूल को फॉलो करती है तो वो किसी भी क्षेत्र में अपना इंडस्ट्री स्थापित कर सकती है, यानी वो व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्र है। लेकिन जो हमारे इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, यानी जो सरकारी उपक्रम है, उनका तो मुख्य उद्देश्य जो है कल्याण करना होता है। ठीक है। और सरकार भी इस पे नियंत्रण रखती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो CSR देती है सरकार को, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है टैक्स के रूप में। तो वो क्यों देती है? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करते हैं तो वहाँ के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है? उस क्षेत्र के विकास के लिए CSR भुगतान करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सॉरी, अर्थव्यवस्था के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, ओपन इकोनॉमी। देखिए ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें, इस अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं का अन्य देशों का बाह्य प्रवाह और अन्य देशों से वस्तु और सेवाओं का अंतर प्रवाह होता है। खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, ध्यान से सुनिए। खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है कि हम अपने देश से एक्सपोर्ट दूसरे देशों में कर सकते हैं और दूसरे देश से हम अपने देश की ज़रूरत के अनुसार इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी आयात कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें आयात और निर्यात क्या होता है? बिल्कुल ओपन होता है। इस पे सरकार का कोई नियंत्रण होता है नहीं। इसमें आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खुली अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता है, तो आप टिक कर लेंगे। उसके बाद आता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें आयात और निर्यात क्या होते हैं? शून्य होता है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों जीरो होता है। यानी ये इस टाइप की अर्थव्यवस्था वाली जो कंट्री होती है वो न तो दूसरे देश से आयात करेगी वस्तुओं का, न ही अपने देश से वस्तुओं का निर्यात करेगी। ठीक है। इसके पश्चात जो क्वेश्चन बनता है, चौथे तरह का क्वेश्चन, वो ये है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। ऐसे जनरली 5 क्षेत्र होता है, लेकिन मैंने 3 क्षेत्र को लिया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये होते हैं कि इसमें से चुनने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है। चुनने के लिए दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें से कौन सा कथन, इसमें से कौन सा जो क्रियाकलाप है, आर्थिक गतिविधि है, वो प्राइमरी सेक्टर की है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, कृषि और संबंधित क्षेत्र संबंधी गतिविधियां आती है। ठीक है। यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना,
वो सारा किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, चुनने में सहूलियत होगी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा कि इसमें से कौन सा सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है, तो ये सारे वर्ड याद रहेंगे तभी आप टिक कर पाएंगे। एग्रीकल्चर, वानिकी, वानिकी का मतलब है पेड़ पौधारोपण, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन इत्यादि टर्म्स किसके हैं, प्राइमरी सेक्टर के। देखिए, प्राइमरी सेक्टर को और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। प्राइमरी सेक्टर में वो सारी आर्थिक गतिविधियां होती है जो हम लोग प्राकृतिक संसाधन से डायरेक्ट लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, ये प्राकृतिक संसाधन का डायरेक्ट उपयोग है। गेहूँ, जौ, चना जो भी यूज करते हैं वो डायरेक्ट यूज करते हैं, उसमें हम लोग किसी तरह का परिवर्तन नहीं करते हैं ना। वानिकी, जंगलों से हमें लकड़ी मिल जाता है, बीड़ी के पत्ते मिल जाते हैं, लाह मिल जाते हैं। पशुपालन से मीट मिल जाता है, दूध मिल जाता है। मत्स्य पालन से मछली, मछली का जो भी मछली है वो मिल जाती है। खनन, यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि खनन की क्रिया भी प्राथमिक क्रिया है, न कि सेकेंडरी क्रिया है। क्यों? क्योंकि खनन से हम बहुत सारे मिनरल्स को निकालते हैं जो प्राकृतिक संसाधन होता है। ठीक है, बाद में ना हम उसका यूज करके हम उसका यूज कहीं कहीं कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट में तो खनन में जो भी अ, अयस्क मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो तो डायरेक्ट मिलते हैं प्राकृतिक संसाधनों से, तो ये प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे विनिर्माण, निर्माण और रियल एस्टेट। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, अच्छा एक चीज़ है कि रियल एस्टेट को सेकेंडरी सेक्टर माना जाता है। क्यों? रियल एस्टेट में जितने भी बिल्डिंग बनाने की गतिविधियां होती है वो सारी गतिविधियां सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है। विनिर्माण, निर्माण में क्या होता है कि हम लोग भवन का निर्माण कर रहे हैं या कुछ हम लोग आधारभूत संरचना का निर्माण करें, ये सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है परिवहन, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, भंडारण, प्रशासन और संचार। देखिए, प्रशासन जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अ, ये तृतीय क्षेत्र का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमें सुरक्षा सुविधा मुहैया करवाती है। संचार से हम लोग बातचीत करते हैं, यानी ये भी सर्विस दे रहा है। परिवहन से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ये भी सर्विस दे रहा है। तो बैंकिंग, बीमा क्या दे रहा है, ये भी सर्विस है। हेल्थ फैसिलिटी हमें हॉस्पिटल में मिल रहा है, तो ये भी सर्विस है। भंडारण क्या है, किसी भी वस्तु का हम लोग को स्टॉक कर देते हैं तो ये भंडारण कहलाता है, तो ये भी क्या है, एक सर्विस है। कोल्ड स्टोरेज, तो ये जितने भी सर्विस वाले रिलेटेड एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, वो तृतीय क्षेत्र के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो हम लोग स्टडी किए हैं, मैं थोड़ा सा इसको समअप कर देता हूँ। इसमें आज हम लोग क्या पढ़े, अर्थव्यवस्था का प्रकार पढ़े, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। फिर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को देखा। ठीक है, हम लोग फिर क्या देखे थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखे थे। ठीक है, फिर हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देखे। इतना ही टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट होगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जो इकोनॉमी का जो लेवल है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।